हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो। बैंकिंग के अभी तक जितने भी लेक्चर, जितने भी बोले तो 3 लेक्चर मैंने डिलीवर किए हैं, तीनों लेक्चर को आपने एक्सेस कर लिया होगा और होप सो कि आप लोगों को उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैटर फाउंड नहीं हुआ होगा। तो टुडे वी आर इन द 4th लेक्चर ऑफ बैंकिंग और यहाँ से हम देखें तो हमने अपना यूनिट नंबर शायद से 5th, हाँ जी, सम स्पेशल ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक करके स्टार्ट किया हुआ है। टुडे वी विल कंक्लूड दिस यूनिट्स, ठीक है ना। और इस यूनिट के अंदर हम देखते हैं तो सर छोटे मोटे टॉपिक्स थे, एज लाइक रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, सेकंड टाइम बिल्स फॉर कलेक्शन और थर्ड टाइम जो हमने शायद अभी तक डिस्कस नहीं किया है, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। तो वी वर इनटू द सेकंड टॉपिक ऑफ द 5th यूनिट ऑफ द बैंकिंग चैप्टर कॉल्ड एज बिल्स फॉर कलेक्शंस। मतलब सर अपन ने देख लिया था बिल्स फॉर कलेक्शन क्या है, +1 से कोरिलेटेड था। +1 में मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता था और उसके 4th केस में मैं बैंक के पास चला जाता था क्या कि सर ये लो मेरा बिल कलेक्शन में डाल देना आज से 5-7 दिन बाद। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जब मेरे पास बहुत सारे बिल्स आते हैं तो मैं कहीं ना कहीं बर्डनसम फील करता हूँ कि भाई मुझे याद नहीं रहने वाला कब किससे क्या कलेक्ट करवाना है। दैट्स वाई मैंने अपने बिल कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिए और बैंक को उसके बदले में क्या दे दिया, कुछ कमीशन दे दिया। माइंड वेल उस कमीशन का ना तो बिल्स फॉर कलेक्शन वाले चैप्टर में कोई जिक्र था, आई मीन टू से बिल्स ऑफ एक्सचेंज +1 में, ना इस चैप्टर में कोई जिक्र है। सर वो एक बैंक की इनकम है, आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, बैंक के लिए इनकम हो जाएगी। अच्छा मैटर क्या है सर? ट्रीटमेंट। लास्ट टाइम जब +1 में आप थे तो अपने एंड पे ट्रीटमेंट देखा था कि मैं क्या एंट्री करता हूं, और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं ना, मैं एंट्री करता था बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू BR और ड्यू डेट पे मैं एंट्री करता था बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। लेकिन सर अब आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे थे। टॉपिक का नाम था हमारा बिल सेंट फॉर कलेक्शंस, ठीक है। 2 मिनट लगा के आप रिवीजन करेंगे सर लास्ट लेक्चर में आपने क्या किया था। तो आपने देखा सर बिल फॉर कलेक्शन बैंक के लिए ना तो कोई एसेट्स है बेसिकली, ना कोई लायबिलिटी है। फिर भी सर हम रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड तो रहे, मेरे पास कुछ प्रूफ तो रहे, कल को कोई मेरे ऊपर फॉल्स क्लेम ना कर दे, इसीलिए हमने क्या किया सर, हमने एक रफ और टफ एंट्री करनी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ईयर हमने कहा कि हमारे पास 20 लाख रुपए के बिल जो है ना वो कलेक्शन के लिए आए हैं, और आपको मैंने कहा था पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो हमने सर पहली एंट्री की थी बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स वाला अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, टू बिल्स फॉर कलेक्शन, ठीक है जी बात। तो दोनों तरफ से जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, वो अमाउंट मेरा आ जाएगा सर 20 लाख। उसके बाद हमने क्या कहा, अगेन ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख के जो बिल है वो हो गए ऑनर्ड। अगर बिल ऑनर्ड हो जाएंगे तो सर आप एंट्री करेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी, बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी वाला अकाउंट डेबिट 12 लाख टू बिल्स फॉर कलेक्शन, $12 लाख। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं क्या कि इसमें से सर 6 लाख के बिल हमारे पास क्या हो गए, डिसऑनर्ड। अगर 6 लाख के बिल डिसऑनर्ड हो जाएंगे तो मैं एंट्री करूंगा क्या, बिल्स फॉर कलेक्शन, अगेन लायबिलिटी डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, ये हमारी एसेट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स कितना सर, 6 लाख, और रिमेनिंग 2 लाख विल बी द बैलेंस। रिमेनिंग 2 लाख विल बी द बैलेंस, एसेट्स के केस में भी और लायबिलिटी के केस में भी, ठीक है ना। तो चलो जी, ये हमने डिस्कस कर लिया था, आपको समझ भी आ गया होगा सर। इफेक्टिवली एक फेक एंट्री है। कभी भी आप जब ऑडिट के टाइम पे बैलेंस शीट देखेंगे ना बैंक की, तो आपको सर एसेट साइड में भी मिलने वाले हैं ये अमाउंट्स, लायबिलिटी साइड में। बिल्स फॉर कलेक्शन का कंसेप्ट एक्चुअली प्रैक्टिकल में नहीं चलता है ना, इसीलिए इसके जो सिनोनिम वाले अकाउंट्स हैं वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे, एसेट साइड में भी और लायबिलिटी साइड में भी। चलो सर ये हमने कर लिया, तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन कर लें जिससे हमें थोड़ा सा ज्यादा समझ आए। तो सर हम क्वेश्चन कर रहे हैं पेज नंबर 8.78 पे आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर
एग्जाम्पल नंबर ये आपको मिलने वाला है 5। डन। पेज नंबर 8.78 एग्जाम्पल नंबर 5 मेरे साथ आप करेंगे। चेक करें सर क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें। डन। ऑन 1 अप्रैल 2011 ऑन 1st of the April 2011 बिल्स फॉर कलेक्शन वाज ₹7 लाख। आपके पास जो बिल्स फॉर कलेक्शन आए हुए थे, मतलब लास्ट ईयर ही आपके पास आए होंगे, लास्ट ईयर उसमें से कुछ ऑनर्ड हो गए होंगे, कुछ डिसऑनर्ड हो गए होंगे, लेकिन कंप्लीटली जो अकाउंट्स है ना वो सेटल्ड नहीं हुआ था। तो बिल्स फॉर कलेक्शन का जो बैलेंस दिख रहा है आपको वो 7 लाख दिख रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है सर, ये 7 लाख का बैलेंस हमारे बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स वाले अकाउंट में भी होगा, और यही 7 लाख का बैलेंस हमारे लिए बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी वाले अकाउंट में भी होगा। देन ड्यूरिंग द ईयर 11-12 पूरे साल क्या हुआ, बिल्स रिसीव्ड फॉर कलेक्शन अमाउंटेड टू ₹64.5 लाख। आपको जो बिल मिल गया वो कितना मिल गया सर, 64.5 लाख। उसके बाद बिल कलेक्टेड वर 47 लाख। बिल कलेक्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल कलेक्टेड? जो बिल्स कलेक्ट हो गए, मतलब कस्टमर के बिहाफ पे मुझे दूसरी वाली पार्टी से पैसा मिल गया और मैंने मेरे कस्टमर के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बिल्स डिसऑनर्ड वाज 5.5 लाख। बिल जो डिसऑनर्ड हो गए वो हो गए 5.5 लाख। प्रिपेयर बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट एंड बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट्स। आपको करना क्या है, एक आपको बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स वाला अकाउंट बनाना है, एक आपको बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी वाला अकाउंट बनाना है। चलो जी, जो जो ट्रांजेक्शन है आप एक बात तो देखें सर, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो दोनों अकाउंट्स में ही जा रही है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या था, 1 अप्रैल को बैलेंस था हमारे पास कितना, 7 लाख। तो एसेट्स वाले अकाउंट्स में आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी दैट इज 7 लाख, बाय बैलेंस बीडी लाइबिलिटी वाले में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा सर कितना, 7 लाख। ओके बात, डन। उसके बाद बिल्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 64.5 लाख। एंट्री आप याद कर लो, क्या करोगे, जब भी कोई आपको बिल मिलेगा एज बिंग बैंक, जब भी आपको कोई बिल मिलेगा तो आप एंट्री करेंगे सर बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स वाला अकाउंट डेबिट, और रीजन क्या, टू बिल्स फॉर कलेक्शन, रीजन क्या, टू बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी वाला अकाउंट्स, लाइबिलिटी वाला अकाउंट। और अमाउंट कितना है सर, 64.5 लाख, दैट इज 64,50,000, 64,50,000। और एंट्री यहां भी होगी सर बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स वाला अकाउंट्स, वो भी कितना, 64,50,000। ओके है बात, डन। जनरल एंट्री नहीं करवाई है भाई, इजी सा टास्क था। उसके बाद बिल्स कलेक्टेड 47 लाख। जैसे ही 47 लाख के बिल अगर आपके मैच्योर हो जाएंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी वाला डेबिट, टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स वाला क्रेडिट। और वो भी अमाउंट कितना है सर, इसमें अमाउंट है सर इसमें 47 लाख। तो 47 लाख के जो बिल है हमारे वो क्या हो गए, कलेक्ट। तो जिससे सर ये एसेट्स वाला जो अकाउंट्स है बाय बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी वाला अकाउंट सर क्रेडिट हो जाएगा कितने लाख से, 47 लाख से, और लाइबिलिटी वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स वाला अकाउंट 47 लाख, डन। उसके बाद बिल्स डिसऑनर्ड वाज ₹5.5 लाख। अब सोचें एज बिंग बैंक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल चाहे ऑनर्ड हो आपके लिए एंट्री विल बी द सेम, बिल चाहे डिसऑनर्ड हो आपके लिए एंट्री विल बी द सेम। तो अगर ये डिसऑनर्ड हो रहा है तो भी मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी, मुझे एंट्री करनी पड़ेगी बाय बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी वाला अकाउंट डेबिट 5.5 लाख, टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स वाला अकाउंट कितना, 5.5 लाख, डन। और कोई ट्रांजैक्शन है, नहीं सर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आप बैलेंस निकाल दीजिए, एसेट्स वाले अकाउंट्स का जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सी डी कितना बचेगा सर, 64 और 7 71,50,000, 71,50 में से चला गया सर 47 और 5 52, 52,50,000, मतलब सर ये बच गया 19 लाख।
अगर ये 19 लाख बच गया तो 7150। अब जादू की बात है, जादू की बात कि सर यहाँ जो बैलेंस बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए, वो बचना चाहिए 19 लाख। 64 और 7 कितना, 71,50,000 और 47 और 5 52 और 19 71,50,000। चलो जी, अब देखें क्या मैं मानूं जो ये टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 2 ओवर, टॉपिक नंबर 2 इज ओवर। बिल्स फॉर कलेक्शन, सर इट वाज नथिंग, सिंपल सी बात थी कि मैं सेम एंट्री 4 बार करता हूं, एंट्री हर बार यही हो रहा है, बिल्स फॉर कलेक्शन 2 बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल आए तो भी यही एंट्री, डिसऑनर्ड हो तो भी यही एंट्री, होनर्ड हो तो भी यही एंट्री, और उसी के बिहाफ पे मैंने क्या बना दिया, उसी के बिहाफ पे अपन ने बना दिया जी अकाउंट्स। चलो जी, थर्ड और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट वो समझें क्या है। चलो जी, टॉपिक का नाम जो होने वाला है ना वो आप देखें, वो है एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड गारंटी। गारंटी की स्पेलिंग अपनी अपनी सही कर लेना भाई, ठीक है ना। गारंटी की स्पेलिंग ठीक होगी, इस बात की अपनी कोई गारंटी नहीं है। डन। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और गारंटी। सर देखो जो ये तीनों वर्ड्स है ना ये हमारे लिए कुछ नए तो साउंड नहीं हो रहे हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस वर्ड आप बहुत बार सुनते हैं अकाउंट्स में, बेसिकली तो बीआर के केस में आप सुनते हैं कि मैंने किसी के ऊपर बिल लिखा और सामने वाली पार्टी ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट वर्ड जो है वो भी हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा नया नहीं है। सर एंडोर्समेंट वर्ड भी बेसिकली हम सुनते हैं कब, जब बिल के केस में ही हमने ज्यादा सुना है। एक बिल मेरे पास आया और आपने किसी थर्ड पार्टी को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। और उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या है, गारंटी। तो गारंटी का मतलब भी हम समझ ही सकते हैं, बेसिकली बैंक वाले चैप्टर में गारंटी का मतलब क्या होगा, बैंक गारंटी, ठीक है ना। गारंटी का मतलब बेसिकली क्या ही होता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने किसी के बिहाफ से किसी को गारंटी दिया हुआ है, ठीक है ना। आई हैव गिवन ए गारंटी टू समवन ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, किसी और के बिहाफ पे, मतलब मेरा कुछ नहीं है। अगर सब कुछ सही सलामत चला तो पैसे किसी और ने लेने हैं, पैसे किसी और को देने हैं, बीच में मेरा कोई रोल नहीं है। अच्छा, इससे पिछले वाले टॉपिक को कोरिलेट करो ना, बिल्स फॉर कलेक्शन। क्या था बिल्स फॉर कलेक्शन में, बिल्स फॉर कलेक्शन में भी तो यही था ना, आई वाज ए मीडियोकर जस्ट, ठीक है ना। बदले में कुछ इनकम मिल गया वो तो अलग बात है। देखो ना, जब तक इनकम नहीं जब तक मीडियोकर नहीं, सीधी सी बात है। जब तक इनकम नहीं जब तक अपना कोई रोल नहीं, कोई भी इनकम होगी तो आप काम करने के लिए तैयार हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो सर दोनों कंसेप्ट बड़े टॉपिक हैं, बड़े सिंपल हैं, बड़े सिमिलर हैं। क्या आप बीच में एक मीडियोकर हो, आपका इतना सा ही रोल है, बस बदले में आपको कमीशन मिल जाएगा, आपको इनकम मिल जाएगी। तो समझे सर, बिल्स फॉर कलेक्शन वाला केस हमारे लिए समझना आसान था क्योंकि हमारे लिए रिपीटेड नेचर का था। हमने +1 में समझा हुआ था कि कैसे मैं अपना बिल बैंक में कलेक्शन के लिए डाल देता हूं, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आप कंसीडर करें, अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और गारंटी। सर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रीटमेंट है ना वो तीनों बातों का बड़ा सेम है, बड़ा सिमिलर है। लेकिन फिर भी चलो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात देखें तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि सर क्या मतलब हो सकता है। इस टॉपिक का ओवरव्यू लेने के लिए आप पहले समझें कि किस तरीके से कोई भी सिस्टम होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने बनाने की ट्राई की उसके लिए, ठीक है ना। कंसीडर कीजिए कि ये है राम और ही वांट टू ट्रेड विद ए न्यू पार्टी, जिसको आप अननोन भी बोल सकते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, अननोन, यानी पहली मुलाकात, अरे मुलाकात नहीं, पहली ट्रांजैक्शंस, पहली ट्रांजैक्शंस। और ये हमारा भाई है कौन, श्याम, जो ऑलरेडी से एक स्टेब्लिश्ड बिजनेस में है, जो ऑलरेडी से कहां है, एक स्टेब्लिश्ड बिजनेस में है, ठीक है ना। तो होगा क्या, मान चलो सिटी भी आप चेंज कर देते हैं, कंट्री भी चेंज कर देते हैं। ये राम हमारा भाई कहां है, इंडिया में है,
और ये श्याम हमारा भाई कहाँ है, बोलो भाई, कहाँ बोलोगे, जापान में। चलो ये श्याम हमारा भाई कहाँ है, जापान, ठीक है ना। अब कंसीडर कीजिए पहली बार जब ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पहली बार मिस्टर राम ऑफ इंडिया एक फोन कॉल लगाता है किसको, तो मिस्टर श्याम ऑफ जापान, कि भाई आप जिस चीज का भी प्रोडक्ट आप भाई XYZ मान सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट हो, जैसा आपका मन करे। हमने तो नाम लिख दिया XYZ, आप इसकी जगह कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राम ने पहली बार आज जापान वाले श्याम को फोन किया है कि भाई श्याम, आपका जो प्रोडक्ट है XYZ, उसकी एक रिटेल चेन में इंडिया में ओपन करने जा रहा हूं, या मैं भी उसी प्रोडक्ट में बिजनेस करता हूं, तो आप हमें 20 लाख रुपए का प्रोडक्ट XYZ क्या करें, सप्लाई। 20 लाख का XYZ नाम का प्रोडक्ट क्या करें, सप्लाई। चलो जी ठीक है। अब जापान वाले भाई का तो काम यही है, भाई क्यों नहीं करेगा, बोलो ना, अगले के लिए तो कस्टमर है मिस्टर राम। ये तो बड़ा हैप्पी हो गया 20 लाख का अमाउंट सुन के, ठीक है। चलो श्याम का सेकंड क्वेश्चन, भाई 20 लाख का सामान डिलीवर कर दूंगा, एड्रेस सेंड कर दो, लेकिन व्हाट अबाउट पेमेंट, व्हाट अबाउट पेमेंट। तो मिस्टर राम कहता है भाई पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, पेमेंट नहीं अभी नहीं, पेमेंट नहीं अभी नहीं कर पाऊंगा, सामान आने दो, धीरे धीरे इस 20 लाख के सामान को 26 लाख 27 लाख 30 लाख में सेल करूंगा, और जैसे ही ये सेल हो जाएगा आपके 20 लाख रुपए दे दूंगा। तो बताएं भाई ये प्रैक्टिकली बात क्या राम ने जो बोला है इतने बड़े लेवल पे, क्या लगता है बस राम की ये बात सुनेगा और श्याम फटाफट से उसके लिए ट्रांसपोर्ट मंगवाएगा और उसका सामान डिलीवरी में डाल देगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना सर, राम इस तरीके से कैसे बोल सकता है एक नॉन पार्टी को कि भाई सामान भेज दो, बेचूंगा और बेचते ही आपके पैसे दे दूंगा। ये बात तो आप अपने पड़ोसी के साथ ना माने, ये तो बेचारा थोड़ा दूर वाला पड़ोसी हो गया, थोड़ा दूर क्या थोड़ी ज्यादा दूर वाला पड़ोसी हो गया। तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना कि राम ने इतनी बात बोल दी और श्याम उसको ऐसे पेमेंट सामान भेज देगा, नहीं। तो इसका तरीका क्या है? देखो अपन शॉर्ट में बात कर रहे हैं, ऑफलाइन तो है नहीं सर, ऑनलाइन है, डन। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका क्या है? तो राम कहता है भाई तुम किसको जानते हो हमारी कंट्री में, उससे मैं मैसेज डलवा दूं, ठीक है ना। अब ये मैसेज डलवाने वाली बात भी ओके नहीं है। तो इस बात का सॉल्यूशन हुआ क्या, कोई भी बैंक, मान लो SBI की ब्रांच जापान में भी है, मान लो SBI की ब्रांच क्या है जापान में भी है, चलो जापान में नहीं है, इंडिया में तो कम से कम है ना। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही उसने कहा ना 20 लाख बाद में कर दूंगा, तो श्याम उससे क्या मांगने वाला है? श्याम उससे एक गारंटी मांगने वाला है। भाई ठीक है ना, राम को मैं नहीं जानता, लेकिन बीच में एक ऐसा मीडियोकर हो जिसको राम भी जानता हो, जिसको श्याम भी जानता हो, तो शायद ये ट्रांजैक्शन फ्रूटफुल हो सकती है। अदरवाइज इस ट्रांजैक्शन का डिक्लाइन होना ना लगभग क्या है, बड़ा कंफर्म है कि ये ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन डिक्लाइन को बचाने के लिए बैंक बीच में आते हैं, ठीक है ना। श्याम कह रहे हैं या राम कह रहे हैं कि भाई मेरे को नहीं जानते, लेकिन SBI को तो जानते हो ना। अगर SBI मेरे बिहाफ पे, अगर SBI मेरे बिहाफ पे ये गारंटी दे दे, अगर SBI राम के बिहाफ पे श्याम को ये गारंटी दे दे कि भाई श्याम तुम सामान भेज दो आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ राम तुम्हें पेमेंट कर देगा, आफ्टर 1 मंथ राम तुम्हें पेमेंट कर देगा। अगर राम ने पेमेंट नहीं की तो 20 लाख हमसे ले लेना, अगर राम ने पेमेंट नहीं की 20 लाख हमसे ले लेना। देखो ना, बड़े कॉमन सेंस में गारंटी का मतलब यही होता है कि SBI राम के बिहाफ पे श्याम को गारंटी दे रहे हैं क्या कि भाई अगर राम पेमेंट ना करे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम तो पेमेंट आप हमसे ले लेना। अब श्याम को तो इस बात से क्या है, पूरी रिलायबिलिटी है, ठीक है ना। श्याम को अब कम से कम मिस्टर राम पे रिलायबिलिटी नहीं थी, लेकिन भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI, उसकी पूरी रिलायबिलिटी है मिस्टर श्याम को कि अब मेरी पेमेंट सिक्योर है। चलो जी, ये तो था पहला टॉपिक, गारंटी। अब सेकंड टाइम क्वेश्चन अराइज होता है कि सर SBI क्यों बोलेगा राम के बिहाफ पे, SBI क्यों बोलेगा? चलो जी, जैसे ही राम पहली बार आया कि SBI मेरे बिहाफ पे श्याम को मैसेज डाल दो 20 लाख रुपए का, तो क्या होगा? SBI कहेगा भाई मैं ये मैसेज क्यों डालूं, मुझे क्या मिलेगा? देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, SBI कहता है क्या, मुझे क्या मिलेगा। चलो जी, आप बताएं SBI इतनी बड़ी गारंटी क्यों लेगा 20 लाख की एक छोटे से अननोन बंदे के लिए, ठीक है ना।
तो एसबीआई का भी सिंपल सा क्वेश्चन है मिस्टर राम को कि मैं श्याम को मैसेज तो दे दूंगा 20 लाख का, मैं श्याम को मैसेज तो दे दूंगा 20 लाख का, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, आप लोग समझ सकते हैं ना, बदले में क्या मिलेगा बोलो। बैंक को मिलेगा कमीशन वाला इनकम। बैंक को क्या मिलेगा सर, इतनी सी बात से उसको मिलेगा कमीशन वाला इनकम। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर मिलेगा। ठीक, अब चलो दूसरी बात कंसीडर करें। राम ने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप 20 लाख की गारंटी दो, ये मैं देता हूं आपको 10,000 रुपए, ये मैं आपको देता हूं क्या 10,000 रुपए। अब एसबीआई का सेकंड क्वेश्चन, कहते यार मैं देश का इतना बड़ा बैंक हूं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे 10,000 रुपए के लिए मैं अचानक से मेरा गारंटी वाला लेटर निकालूंगा और क्या शाम को डिलीवर कर दूंगा? भाई अगर कल को तुमने पेमेंट दिया फिर तो ठीक है, चलो कंसीडर ना। देखो जब भी कोई बिजनेस डीलिंग होता है तो हर एक बात को, हर एक ऑल्टरनेटिव को आई हैव टू कंसीडर। अब एसबीआई भी क्या कंसीडर कर रहे हैं कि भाई मिस्टर राम तुम 10,000 रुपए तो दे दोगे, तुम 10,000 रुपए तो दे दोगे, अगर तुमने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इसको पेमेंट कर दिया फिर तो बात ओके है, लेकिन अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या? क्यों? एसबीआई गारंटी का मतलब क्या है, एक बार एसबीआई ने कमिट कर दिया तो कर दिया, फिर तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना एसबीआई को, तो कम से कम। तो इस बात को एसबीआई भी कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई मिस्टर राम अगर तुम पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या, तुम पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या? सर उस बात का सॉल्यूशन क्या है? उस बात का सॉल्यूशन है क्या? सिक्योरिटी। उस बात का सॉल्यूशन क्या है? सिक्योरिटी। अब राम कहते हैं कि चलो एसबीआई सर अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम करें, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका कीमत आज के दिन चल रहा है 40 लाख, उसको क्या कर देता हूं, प्लेज कर देता हूं आपके पास, उसको क्या कर देता हूं आपके पास, प्लेज कर देता हूं। अब अगर कल को मैं राम होने की वजह से श्याम को 20 लाख दे दूं तो मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आप रिलीज कर देना। अगर मैं कल को उसको स्टिपुलेटेड टाइम पे पेमेंट ना कर पाऊं तो आप मेरी 40 लाख की प्रॉपर्टी सेल कर देना, 20 लाख उसमें से किसको दे देना, श्याम को दे देना, और बाकी बैलेंस अमाउंट मेरा मुझे दे देना। चलो जी, अब आप समझें, अगर राम की सारी बातें सच हैं, राम बैंक को 10,000 रुपए की इनकम देने को तैयार है, राम बैंक के पास 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रखने को तैयार है, क्या अब एसबीआई को श्याम को वो गारंटी लेटर निकाल के दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए? सोचने वाली बात है कि क्या अब मिस्टर एसबीआई को श्याम को वो लेटर निकाल के दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए? ठीक है ना। अगर मैं बैंक होता तो मैं इस तरीके से सोचता कि देखो मेरा क्या जा रहा है, ना मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, ना मेरी जेब से कुछ लग रहा, मेरी जेब से जो लग रहा है ना बस वो थोड़ी टाइपिंग कॉस्ट, हो सकता है एक लेटर, वो भी सर प्रिंट आउट करके तो आप जापान भेजोगे नहीं, वो भी आप उसको मेल पे ही डालोगे बेचारे को। तो मेरा क्या लग रहा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई रिस्क, ना कोई रिस्क, रिस्क तो है ही नहीं ना। राम ने पेमेंट कर दिया तो भी कोई रिस्क नहीं, और राम ने पेमेंट नहीं किया तो भी कोई रिस्क नहीं। अब एज बिंग एसबीआई सर, ना मुझे इस ट्रांजैक्शन में कोई रिस्क अराइज हो रहा है, ना मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि जेब से 1 रुपया नहीं लग रहा, ना लगने का कोई चांस, फिर भी एक इनकम आ रही है कितना, 10,000। अब सोचो ना, बैंक ऐसी ऐसी कितनी गारंटी निकाल के देता होगा ड्यूरिंग द ईयर्स। तो इसे कहते हैं सर गारंटी वाला कंसेप्ट। अब एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और गारंटी, ये तीनों बातें तो सिमिलर है, फिर भी आप इसका जो डिफरेंस है ना उसको हाईलाइट करने की ट्राई कर लेंगे। एक बार आप मेक श्योर कर लो, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की ट्राई की है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गारंटी। एसबीआई गारंटी दे रहा है श्याम को कि पेमेंट विल बी मेड बाय मिस्टर राम ऑन स्टिपुलेटेड टाइम, इफ राम फेल्स देन वी आर हियर, इफ राम फेल्स वी आर हेयर, और हम पेमेंट करेंगे। बदले में राम और एसबीआई का जो ट्रांजैक्शन है वो भी मैंने आपको रफली समझाने की ट्राई की कि राम अपनी प्रॉपर्टी क्या करेगा, प्लेज करेगा। राम अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करेगा किसके पास, एसबीआई के पास, और एसबीआई के पास प्रॉपर्टी प्लेज करके क्या उसको कमीशन भी देगा, तब जाके बैंक कहीं गारंटी लेटर निकाल के देगा। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस कैन बी द फॉर्म्स। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जो बैंक अपनी गारंटी डिस्चार्ज करेगा,
उसके जो फॉर्म्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। फॉर्म्स नंबर 1, सबसे पहला वर्ड क्या, एक्सेप्टेंस। फॉर्म नंबर 2, दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। और फॉर्म नंबर 3 क्या, सिंपल जो हम बात कर रहे हैं, गारंटी। क्या बात हो सकती है सर, गारंटी। तो गारंटी का जो बेसिक फंडा था वो हमने समझा। अब उसके अंदर सर ये जो तीनों वर्ड्स हैं, क्या सर हमें ये अलग अलग इनका मतलब जानने की जरूरत है या नहीं है, तो एक बार आप देख लेते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी किसी तरीके से हमें हेल्प नहीं करने वाला। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो सकता है। अब देखिए हमारे उस एग्जाम्पल में क्या था, राम पहली पार्टी, इनके बीच में क्या SBI, और तीसरी पार्टी कौन, श्याम, जो हमारे जापान में बैठे हैं भाई साहब, ठीक है ना। अब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि श्याम बैंक को क्या कहे, श्याम बैंक को कहते हैं जी देखो मैं राम को जानता नहीं, आप राम को जानते हो, राम पेमेंट करेगा मुझे, इस बात में मुझे रिस्क है, इस बात में मुझे रिस्क है, आप बीच में हो तो मैं ट्रांजैक्शन करने को तैयार हूं, आप अगर बीच में हो तो मैं ट्रांजैक्शन करने को तैयार हूं, तो क्यों ना सर ऐसा हो, क्यों ना ऐसा हो कि मैं एक BR ड्रॉ करता हूं, किसके नाम पे, SBI बैंक के नाम पे। ये श्याम मैसेज दे रहे हैं किसको, बैंक को, ठीक है ना। साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, सारी बातों का मतलब। अब पहला केस आप डिस्कस कर रहे हैं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। श्याम कह रहे हैं जी देखो अगर आप ये करें कि मैं राम को एलिमिनेट ही कर दूं, मैं राम को एलिमिनेट ही कर दूं, राम से पैसे आप लो या ना लो, राम से पैसे लो या ना लो, आप मुझे 20 लाख दे दो। और उसका तरीका भी क्या है, 1 महीने की बात है ना। श्याम कहते हैं कि मैं एक बिल लिखता हूं SBI बैंक के ऊपर, और आप लोग क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। SBI बैंक क्या कर ले, उसे एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद क्या होगा, अब श्याम का राम से कोई लेना देना नहीं है, श्याम का राम से कोई लेना देना नहीं है। श्याम आज राम को सामान भेजेगा 20 लाख रुपए का, श्याम आज राम को सामान भेजेगा कितने रुपए का, 20 लाख रुपए का, और एक बिल लिखेगा 20 लाख रुपए का। जनरली क्या होता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में, हम जिसको सामान भेजते थे ना बिल उसी के ऊपर लिखते थे, हम जिसको सामान भेजते थे बिल उसी के ऊपर लिखते थे। लेकिन आज अपोजिट हो गया सर, मैं सामान दे रहा हूं किसको, राम को, और बिल लिख रहा हूं किसके ऊपर, SBI के ऊपर। अब SBI के ऊपर अगर बिल लिखा जाएगा तो SBI हैव टू कमिट द पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। SBI को वो पेमेंट, जैसे इसके ऊपर 20 लाख का बिल लिखा गया, ये एक्सेप्ट कर लेगा तो नाम क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस। ये अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो नाम क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस। और ड्यू डेट पे SBI इसको पेमेंट करेगा 20 लाख, और SBI पेमेंट रिसीव किससे कर लेगा, एज पर द कमिटमेंट, एज पर द कमिटमेंट SBI 20 लाख रिसीव कर लेगा किससे। यानी आप ये भी कह सकते हैं सर एक्सेप्टेंस में हमने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस में हमने बीच में SBI को ला दिया, यानी राम और श्याम सीधी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, राम और श्याम सीधी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। राम पेमेंट करेगा किसको सॉरी, राम पेमेंट करेगा किसको, SBI को, और SBI पेमेंट करेगा किसको, श्याम को। दिस इज द कॉल्ड ऑफ एक्सेप्टेंस, दिस इज द केस ऑफ एक्सेप्टेंस। चलो जी एज्यूम कर लो एक्सेप्टेंस वाला बात आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया, यानी आप लिख सकते हो सर एक्सेप्टेंस इन दिस केस सेलर विल ड्रॉ a bill on bank. In this case seller will draw a bill on bank, bank will pay to the seller, bank will pay to the seller on due date, on due date, or bank will receive the payment, bank will receive the payment from purchaser, you can say from purchaser. This is the case of acceptance. सेलर सीधा ही बैंक के ऊपर बिल लिखेगा, बैंक एक्सेप्ट करेगा, ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा, और राम से पेमेंट रिसीव करेगा। चलो जी मान लिया जाए आपको समझ आ गया, ठीक है। 1 मिनट का टाइम हो रहा है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें।
डन, एज्यूम करता हूं लिख लिया होगा। चलो जी, एक्सेप्टेंस के बाद आप मूव करते हैं सेकेंड टर्म्स के ऊपर, एंडोर्समेंट। सेकेंड टर्म्स के ऊपर क्या? एंडोर्समेंट। समझे सर, एंडोर्समेंट में क्या होना चाहिए? एंडोर्समेंट का सर हम ना जो बेसिक मतलब है वो तो समझते हैं, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में बैंक विल ड्रॉ द बिल। इस बार देखो, लास्ट टाइम बिल किसने लिखा था? बिल सामने वाली पार्टी ने लिखा था, यानी जापान वाली पार्टी ने लिखा था, यानी मिस्टर श्याम ने लिखा था, यानी मिस्टर श्याम ने लिखा था। दिस टाइम अराउंड साथ में लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। बैंक विल ड्रॉ ए बिल ऑन राम, दैट इज द परचेजर, ठीक है ना। बैंक विल ड्रॉ ए बिल ऑन राम, दैट इज परचेजर, एंड इमीडिएटली endorsed it to seller that is Mr. श्याम जापान वाला, that is Mr. श्याम जापान वाला, ठीक है। यानी जैसे ही राम आया कि भाई मैं 20 लाख रुपए कमिट कर दूंगा, तो होगा क्या? बैंक ने एक बिल लिख दिया किसके ऊपर? 20,000 रुपए का राम के ऊपर। राम ने एक्सेप्ट कर लिया कि आई विल पे, राम ने एक्सेप्ट कर लिया आई विल पे, ठीक है ना। और बैंक ने इमीडिएटली वो बिल एंडोर्स कर दिया किसको? मिस्टर श्याम को। अब होगा क्या? अगर ये ट्रांजैक्शन चलती रही, हो गया, अब ड्यू डेट पे आपको पता ही है, देखना क्या हुआ। राम अगेन एसबीआई और श्याम, इसके लिए बीआर था, इसके लिए बिल पेबल था, ये बीआर एंडोर्स होके यहां आ गया। अब लॉजिकली क्या होता था ड्यू डेट पे? ड्यू डेट पे होता यही था कि राम पेमेंट कर देगा और श्याम को क्या हो जाएगी? पेमेंट रिसीव हो जाएगी। राम पेमेंट कर देगा और श्याम को पेमेंट क्या हो जाएगी? रिसीव। लेकिन चलो जी, अब बिल है तो डिसऑनर्ड भी होते हैं, बिल है तो डिसऑनर्ड भी होते हैं। अब कंसीडर कीजिए, अगर ये बिल डिसऑनर्ड हो जाए, राम अगर ये बिल डिसऑनर्ड कर देगा, तो क्या श्याम को कोई रिस्क अराइज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बड़े आराम से सोच के बता दो एक बार, श्याम को क्या कोई रिस्क अराइज हो जाएगा? नहीं सर। आपने बिल्स वाले केस में पढ़ा हुआ है कि मुझे जिससे भी बिल मिला है, मैं हूं श्याम, मुझे ये बीआर किससे मिला है? मुझे ये बीआर मिला है किससे? एसबीआई से। अगर इस बिल के बदले में मिस्टर राम पेमेंट कर दे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं पेमेंट किससे मांगूंगा? फिर मैं तो एसबीआई से मांगूंगा ना, मुझे जिससे बिल मिला है। ये तो सर हम ना बहुत टाइम पहले पढ़ चुके हैं ये बातें, ठीक है जी। तो सेकंड केस यानी एंडोर्समेंट दिस टाइम अराउंड बैंक बिल लिखेगा किसके ऊपर? राम के ऊपर। इमीडिएटली एंडोर्स इट टू द सेलर श्याम। इफ द बिल इज ऑनर्ड, इफ द बिल इज होनर्ड, तो केस खत्म सर। राम विल पे टू श्याम, राम विल पे टू श्याम। अगर बिल होनर्ड होता है तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है सर, फिर तो राम पे कर ही देगा श्याम को। और इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, इफ द बिल इज डिसऑनर्ड देन बैंक विल पे टू द श्याम। ऑब्वियस ही बात है ना, बैंक विल पे टू श्याम। दोनों ही केसेस में सर श्याम जो है वो रिलैक्स है, दोनों ही केसेस में मिस्टर श्याम जो है वो रिलैक्स है कि उसको उसका पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। होप सो इस एक्सेप्टेंस में और इस एंडोर्समेंट में थोड़ा बारीक सा ही फर्क था। एक्सेप्टेंस के केस में मिस्टर श्याम सीधा बैंक के ऊपर बिल लिख रहा था, बैंक से पेमेंट रिसीव कर रहा था। एंडोर्समेंट के केस में बैंक बिल लिख रहा है किसके ऊपर? राम के ऊपर। ऑनर्ड होएगा तो राम सीधा पेमेंट कर देगा और एंडोर्स हो गया था श्याम को, ऑब्वियस सी बात है। अगर डिसऑनर्ड होगा तो बैंक सीधा पे कर देगा। लेकिन राम सर दोनों केसेस में ही क्या है? सेफ एंड सिक्योर है। चलो जी, थर्ड केस क्या था मेरा? थर्ड केस मेरा था गारंटी। यानी सर हमने जो पहले केस को डिस्कस किया था एग्जांपल को समझने के लिए, वो केस था सर गारंटी। इन दिस केस ए लेटर ऑफ क्रेडिट, ए लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी बोल सकते हैं, एलओसी बोल सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। थर्ड केस में क्या होगा? ए बैंक विल इशू, इन दिस केस ए लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी इशूड बाय द बैंक, विल बी इशूड बाय द बैंक इन फेवर ऑफ मिस्टर श्याम,
इन फेवर ऑफ मिस्टर श्याम, जापान वाला JW, ठीक है ना, जापान वाले मिस्टर श्याम के अगेंस्ट में क्या किया जाएगा सर, ए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाएगा, और अगर इफ ड्यू डेट्स पे मिस्टर राम पेमेंट कर देगा तो लेटर ऑफ जो गारंटी था, जो लेटर ऑफ क्रेडिट था, वो कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी और राम से पेमेंट लेनी पड़ेगी। चलो जी, कंसीडर करें थ्योरेटिकल सेंस में द टॉपिक ऑफ एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और गारंटी क्या है, सेम है। अब बात करते हैं सर इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस की, इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस की। तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होना चाहिए आप लोग एक बार सोच के देखें। जैसे मैंने पहले ही कहा ना, अब भी हम क्या करें, टॉपिक को समझ रहे हैं, और व्हेन हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसमें सर हमारी जो इनकम है ना, उसकी कोई एंट्री नहीं है पूरे सिलेबस में कहीं पर भी। यानी हमने अपनी इनकम को डिस्कस नहीं करना, हमने इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है। क्या कि बैंक के पास जो बिल्स फॉर कलेक्शन आए उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, बैंक के पास जो गारंटी इशू की बैंक ने, जो एक्सेप्टेंस इशू किया, जो ऐसे ऐसे केसेस में बैंक ने एंडोर्समेंट की, सर उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक बार बिल्कुल इसको इसके इमीडिएटली वाले टॉपिक से आप क्या कर लो, कोरिलेट कर लो। मुझे तो बिल्कुल सेम साउंड हो रहा है सर। बिल्स फॉर कलेक्शन इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और गारंटी। दोनों ही केसेस में मेरा कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही केसेस में ना कोई मेरी एसेट्स है ना मेरी कोई लायबिलिटी है, बस दोनों ही केसेस में मैं एज एन मीडियोकर एक रोल प्ले कर रहा हूं और उसके बदले में अपनी इनकम क्या कर रहा हूं, चार्ज कर रहा हूं। तो सर जैसा उसका ट्रीटमेंट था ना, वैसा ही क्या होगा, सेम ट्रीटमेंट, वैसा ही बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट मुझे सर इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। कंसीडर करें क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए सर, एंट्री जो मेरी पहली एंट्री होगी, कंसीडर इस तरीके से, वही बिल्कुल सेम, वहां पर मैंने 20 लाख लिया था ना, अभी मैं 20 लाख ले लेता हूं कि इस तरीके से मैंने ड्यूरिंग द ईयर, मैंने इस तरीके से ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख रुपए का एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और गारंटी दिया है। तो व्हाट शुड बी माई फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट शुड बी माई फर्स्ट जर्नल एंट्री। वहां पर सर थोड़ा सा आसान था, बिल्स फॉर कलेक्शंस। यहां पर पहले मैं जानबूझ के एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि मैं क्या एंट्री करूं, कस्टमर लायबिलिटी, कस्टमर लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। पर थोड़ा सा और प्रॉपर आप लिख सकते हैं, कस्टमर लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट लिख दो या गारंटी लिख दो। कितना, 20 लाख। मैंने जानबूझ के कस्टमर वर्ड लिखा है। 2 कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है सर, मैं तो एक कस्टमर की लायबिलिटी को देख रहा हूं। कस्टमर लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट टू एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड गारंटी ऑब्लिगेशंस, गारंटी ऑब्लिगेशन अकाउंट। कितना, 20 लाख। चलो जी, मतलब समझे क्या हो गया सर। इस एंट्री को वापस एक बार लिख रहा हूं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कि पहली एंट्री मेरी क्या बन गई, कस्टमर लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी, फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी, डेबिट 20 लाख। 2 एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड गारंटी ऑब्लिगेशन अकाउंट। कितना, 20 लाख। चलो जी, एंट्री के जो वर्ड है ना वो बेसिकली आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, मतलब वही फेक एंट्री है सर। वही 20 लाख की मैं एसेट्स मान रहा हूं, वही 20 लाख का मैं एक ऑब्लिगेशन मान रहा हूं। अगर मैं 20 लाख का एसेट्स मान रहा हूं, देखो एक कस्टमर की लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी नहीं है, ये राम की लायबिलिटी है, फिर भी मैंने इसको क्या मान लिया, एसेट्स मान लिया। अगर मैं कस्टमर लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस और गारंटी को डेबिट कर रहा हूं, मतलब ये राम वाले अमाउंट है 20 लाख कि मुझे राम से लेना है कितना, 20 लाख। टू एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और गारंटी ऑब्लिगेशंस, साथ में एक ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर राइज हो गया है, कितना, 20 लाख।
कि ये राम वाली डेबिट है 20 लाख और नीचे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो श्याम वाला अमाउंट है और वो कितना है सर, वो भी है मेरे पास कितना 20 लाख। अब यहां पर सर आप एक चेंज कर सकते हैं क्या, जो बिल्कुल अगर आप बुक के साथ जाना चाहें तो कस्टमर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, कस्टमर की जगह आप लिख सकते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्पेलिंग आप एक बार बुक से भी देख लीजिएगा और मैं यहां पर लिख भी रहा हूं आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी डेबिट 20 लाख टू एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट और गारंटी ऑब्लिगेशन कितना 20 लाख। तो इसका मतलब सर मैं वहां पर भी चेंज कर देता हूं, कस्टमर की जगह मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी 20 लाख टू एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट और गारंटी ऑब्लिगेशंस। ये बिल्कुल यू कैन से कि सर ये क्या बन गई है हमारे लिए, एक कॉन्ट्रा एंट्री बन गई है, ये हमारे लिए क्या बन गई है, एक कॉन्ट्रा एंट्री बन गई है। और इस कॉन्ट्रा एंट्री जैसे वो थी बिल्स फॉर कलेक्शन वाली, वही सेम चीज डेबिट हो रही है सर, सेम चीज क्या हो रही है, क्रेडिट। चलो जी आगे मूव ऑन करते हैं। उसके बाद ये मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। अब हुआ क्या, इस 20 लाख में से 15 लाख का जो अमाउंट है ना कस्टमर पेड या अमाउंट पेड बाय द परचेजर टू द सेलर, बाय द परचेजर टू द सेलर्स। तो क्या होना चाहिए सर, अगर 15 लाख का लायबिलिटी उन्होंने खुद ही डिस्चार्ज कर दिया तो फिर मेरे ऊपर क्या होना चाहिए, अगर ये गारंटी होनर्ड हो गई, अगर ये गारंटी हो गई होनर्ड, तो फिर मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए। जहां तक मुझे लगता है अपनी क्लास में इतना टैलेंट तो है, क्या सर हम इस बात को सोच सकते हैं कि एंट्री क्या होनी चाहिए। तो एंट्री होनी चाहिए सर, मेरी ये जो लायबिलिटी थी जो मुझे मिस्टर श्याम के देने थे 20 लाख वो कम हो गई, और फिर जो मेरी एसेट्स थी मिस्टर राम से लेने थे 15 लाख वो भी क्या हो गए सर, वो भी कम हो गए। इसका मतलब मुझे जो एंट्री करनी चाहिए वो करनी चाहिए एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड गारंटी ऑब्लिगेशंस। ये जो मेरा ऑब्लिगेशंस था सर ये आज हुआ रिमूव टू में आप क्या कर सकते हैं, फिर टू में आप कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी। फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी, फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी कितना 15 लाख। देखो ना कोरिलेट कर पा रहे हैं ना, बिल्स फॉर कलेक्शन जैसी सी बात हो गई, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट और गारंटी ऑब्लिगेशन डेबिट 15 लाख टू लायबिलिटी, यानी एंट्री को सर रिवर्स कर दिया। चलो जी उसके बाद 3 लाख की, ये तो 15 लाख का था ना, 3 लाख का जो अमाउंट है ना वो हो गया डिसऑनर्ड, कस्टमर फेल्ड, राम पे नहीं कर पाया, राम उसको टाइम पे नहीं कर पाया। सर अगर उसको राम टाइम पे नहीं कर पाया तो क्या होगा बताओ, राम पे नहीं कर पाया सर बैंक पे कर देगा, ठीक है ना। लेकिन हम एंट्री क्या करेंगे, चाहे ऑनर्ड हो चाहे डिसऑनर्ड हो, एंट्री विल बी द वेरी सेम, एंट्री विल बी द वेरी सेम। सर इस पर्टिकुलर केस में भी हमारी जो एंट्री है सर वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्यों, ऑनर्ड हो या डिसऑनर्ड हो सर, बिल्स फॉर कलेक्शन वाली बात है, चाहे ऑनर्ड हो रहा है चाहे डिसऑनर्ड हो रहा है, मेरे स्टेटस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। क्यों, ऑनर्ड होने से भी मुझे कोई फायदा नहीं हो गया, डिसऑनर्ड होने से भी मुझे कोई नुकसान नहीं हो गया, किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है जी बात, तो वेरी सेम। बाकी 2 लाख का क्या बच जाएगा, अमाउंट बच जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं साथ में, देखें किस तरीके से क्वेश्चन होगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा ना, क्योंकि आसान सेम सा ही था। चलो जी, तो ये आपका जो एग्जांपल नंबर 6 है दिस टाइम अराउंड, पेज नंबर आपको दिखेगा ये 8.79। करना क्या है वो चीज आप चेक कर लो, ठीक है ना। जर्नल एंट्री से कोरिलेट कर लेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन को परफॉर्म कर देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। चलो आप इस बात को ये समझ लो कि इसने पूछा है मुझसे एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट और ऑब्लिगेशन अकाउंट, तो ये राम की बात कर रहे हैं कि श्याम वाले अकाउंट की बात कर रहे हैं, सर श्याम वाले अकाउंट की बात कर रहे हैं। ऑब्लिगेशन अपना मिस्टर श्याम को लेकर था, ठीक है ना। तो फिर मुझे बनाना क्या है सर इस क्वेश्चन में, मुझे बनाना है एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड
गारंटी ऑब्लिगेशन अकाउंट, ऑब्लिगेशन अकाउंट, अकाउंट बनाना है सर, एंट्री नहीं करनी। वैसे एंट्री आपको पता ही है सर, ये लाइबिलिटी है। क्यों? मिस्टर श्याम वाले केस में अपनी क्या है? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ही बैलेंस अपने को निकालना है। चेक करें, ऑन 1 अप्रैल 2011 एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाइड स्टूड एट ₹22,30,000। 1 अप्रैल 11 की बात है, बैलेंस की बात कर रहा हूं, तो बैलेंस कितना था मेरा? 22,30,000। तो चेक करें, क्या मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं बाय बैलेंस BD, हमारे पास जो बैलेंस था सर वो था 22,30,000। डन। उसके बाद आउट ऑफ विच 20 लाख वर सब्सिक्वेंटली पेड ऑफ बाय द क्लाइंट, जिसमें से क्लाइंट ने पे कर दिए कितने? 20 लाख। अगर 20 लाख पे कर दिया तो मेरी एंट्री क्या हो गई होगी सर? ये वाला अकाउंट डेबिट हो गया होगा। और रीजन क्या आया होगा उसमें? टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी, एक्सेप्टेंस एंड गारंटी। कितना सर? 20 लाख। देखो ना, डन है ना। एंट्री क्या होगी सर? जब भी कोई पेमेंट होएगी तो मेरी ये वाली जो लायबिलिटी थी वो कम हो जाएगी और एक एसेट्स कम हो जाएगी। उसके बाद एंड बैंक हैड टू ऑनर द रेस्ट। अरे वाह, इसका मतलब क्या सर? ये जो 2,30,000 है ना, 20 लाख का तो पेमेंट हो ही गया, 2,30,000 का पेमेंट किसको करना पड़ेगा? बैंक को करना पड़ेगा। चलो, अगर बैंक को पे करना पड़ेगा तो भी हमारी एंट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी। लिख दो सर, ये हुआ है होनर्ड, ये वाला हुआ है क्या? डिसओनर्ड। कितना? 22,30 था तो कितना? 2,30,000। समझे ना ओपनिंग बैलेंस का कैसे सेटलमेंट हो गया? ओपनिंग बैलेंस का सेटलमेंट ऐसे हो गया सर, 22,30 में से 20 लाख तो कस्टमर ने पे कर दिया और 2,30,000 मैंने पे कर दिया। उसके बाद अब आ जाओ, स्क्रूटनी ऑफ द एक्सेप्टेंस रजिस्टर फॉर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर रिवील्ड द फॉलोइंग्स। क्या पता चला? पता चला क्या? ये 5-6 बंदे हैं, ABCDEF। टोटल लाइबिलिटी कितना है इनका? 42,70,000। 42,70,000। कुछ बैंक ने होनर कर दिया, कुछ पार्टली पेड ऑफ हो गया, कुछ पार्टली फेल्ड हो गया, कुछ नॉट सेटिस्फाइड है, कुछ डू मतलब सेम, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। यानी ड्यूरिंग द ईयर सर 6 बंदों ने मुझसे ये काम करवाए। ये काम करवाए मतलब एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट वाले काम करवाए। कभी तुम्हारा दिमाग कहीं चला जाए, ठीक है ना। तो 6 बंदों ने मुझसे ये एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट वाले काम करवाए। चलो जी, यानी नई लाइबिलिटी मैंने एक्सेप्ट की, तो फिर क्या होगा बोलो? एंट्री में क्या करूंगा? एंट्री वही करूंगा ना मैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी डेबिट टू एक्सेप्टेंस। तो यहां पर क्या लिख दूं? बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी, एक्सेप्टेंस एंड गारंटी। कितना? 42,70,000। कितना जी? 42,70,000। अलग अलग लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं कि ये अलग अलग किस किस की है? ABCDEF, ABCDEF। 10 12 5 8, 10 12 5 8। और उसके बाद ये है भाई 10 12 5 8, 5 और 2 70, 5 और 2 70, 10 12 22 और 5 27 और 8 35 और 5 40 और 2 42,70,000। यानी ड्यूरिंग द ईयर सर हमने 42,70,000 रुपए का पेमेंट क्या किया? ऐसा एक्सेप्टेंस लिया। उसके बाद इसने बताया भी है, ए का 10 लाख का क्या हुआ? ए के 10 लाख का बैंक होनर्ड, बैंक ने होनर्ड कर दिया, ठीक है ना। बैंक ने ऑनर किया मतलब वहां से डिसऑनर हो गया ना, तो आपको यही रीजन वापस लिखने हैं। टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी, यानी ये डिसऑनर्ड हुए, बैंक ने पे कर दिया कितना? 10 लाख। ए का हिसाब किताब नक्की, ठीक। बी का पार्टली पेड ऑफ ऑन 30/9/2011 12 लाख। चलो जी, ये पार्टी पेड ऑफ, ये पार्टी ने पे कर दिया, तो रीजन तो क्या आएगा सर? क्या बात है सर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी, ये ऑनर्ड हुआ है कितना? 12 लाख। ये 12 लाख का क्या हुआ है? ऑनर्ड हुआ है। उसके बाद पार्टी फेल टू पे, और इस बार फिर बैंक ने पे कर दिया। सी वाला फिर बैंक ने पे कर दिया। टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी, ये भी डिसऑनर्ड हुआ है और बैंक ने पे कर दिया सर कितना? 5 लाख। बैंक ने पे कर दिया कितना? 5 लाख।
और उसके बाद नॉट सेटिस्फाइड DEF का सर बैलेंस चल रहा है 8 5 13 और 2 15 70, तो टू बैलेंस CD 13 8 5 13 और 2 15,70,000 टोटल आ जाएगा सर 42 और 22 64 और 1 65 65 लाख। तो सर एक फेक जैसा सा अकाउंट्स था, बहुत ज्यादा ड्यू वेटेज के साथ मैंने आपको नहीं करवाया है। क्या कहता था क्वेश्चन, एक बार वापस से डिस्कस कर लो। बंदे ने मुझे कहा क्या, आप ये लाइबिलिटी वाला अकाउंट बना दो। ठीक, पहले कहता मेरी ओपनिंग लाइबिलिटी थी 22-23, जिसमें से पार्टी ने पे कर दिया 20 लाख, बैंक ने पे कर दिया 2-23, खत्म वो लाइबिलिटी। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना पेमेंट और एक्सेप्ट किया कि हम कर देंगे, अगर पार्टी नहीं कर पाई तो ये वाला 10 लाख वाला डिसऑनर हो गया, बैंक ने पे कर दिया। 12 लाख वाला पार्टी ने पे कर दिया, ये वाला फिर बैंक ने पे कर दिया। ये वाले अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, तो इसलिए फिर मेरा यहां पर आ जाएगा। देखने में थोड़ा अकाउंट अजीब सा लग सकता है, लेकिन बात वही है जो बिल्स फॉर कलेक्शन वाली थी कि बिल्स फॉर कलेक्शन आ रहे हैं सर, ओनर्ड हो डिसऑनर्ड हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जो ये लाइबिलिटी थी वो तो क्या होती जा रही है, कम होती ही जा रही है। तो इसी टॉपिक के साथ बेसिकली अपना जो ये यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 5 जो कि मेजर यूनिट था, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर, वो हमारा ओवर हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि आपको अभी तक का सारा काम इस चैप्टर में समझ आया होगा और आपको इजी लगा होगा। तो बस अगर अभी तक इजी लगा होगा ना, तो आगे तो हम इसको उड़ा देंगे फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब तक अब नेक्स्ट लेक्चर आप तक डिलीवर नहीं होते हैं, टिल देन गुड बाय।